नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में पूरी तरह चर्चा कर ली थी। आज हम इसके बारे में, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने कहा था कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे, बट ये तीनों चीज़ें पहले क्लियर हो जाए। तो जिस चीज़ के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं उन्हीं के ऊपर दो चार न्यूमेरिकल आपको करवाते हैं। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, आपको न्यूमेरिकल का टाइप पकड़ना है, न्यूमेरिकल के एज इट इज़ वैल्यूज़ नहीं पकड़नी। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, कुछ न्यूमेरिकल में लिख कर लाया हूं। जैसे देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टर हैविंग अ लेंथ of 2 kilometer and cross section of 22 millimeter square, cross section of 22 millimeter square. Assume resistivity is कितना है 18 इंटू 10 टू द पावर -9 ओम मीटर। क्वेश्चन आपका ये है, इसमें इन्होंने आपको एक लेंथ दे दी है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है, रजिस्टिविटी दे दी है, और अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे बताओ भाई, कैसे होगा? सिंपल चीज़ है, हमको अच्छी तरह से पता है। अभी लास्ट टाइम पे हमने बात की थी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैपिटल R इक्वल टू रो L अपॉन A। ये पेट फॉर्मूला है, आपको अच्छी तरह से पता है। हमें इसमें से क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। हमसे रेजिस्टिविटी पूछी गई है, सीधे सीधे रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर ये पूछा गया, तो हमको R पूछा जा रहा है। रो दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी गिवन है, तो जो जो गिवन होता है पहले उसको लिख लेते हैं। 10 की पावर -9 ओम मीटर। ठीक है, लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी है 2 किलोमीटर, लेकिन यहाँ लेंथ हम लोग को मीटर में लेनी होती है, तो 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 2000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कितना है 22 मिलीमीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमें लेंथ क्योंकि मीटर में रखनी होती है, इसलिए एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रो L A पता चल गया, कैपिटल R निकालना है, सिंपल चीज़ है। कैलकुलेटर अलाउ है, आप यूज़ कर सकते हैं। 18 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू लेंथ 2000 अपॉन 22 इंटू 10 टू द पावर -6। कैलकुलेशन सिखाना आप लोगों के लिए, तो ये सब मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, इसमें गुणा भाग आपको अच्छी तरह से आता है, कुछ करना नहीं है। एग्जैक्टली कैसे अप्रोच होती है, कैसे सॉल्व करते हैं, वो इसमें देखा गया है। कैलकुलेटर यूज़ करिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट लगाइए, इस पूरी वैल्यू को लिखिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, डिवाइड लगाइए, फिर अगेन ब्रैकेट लगाइए, इस वैल्यू को लिखिए, देन ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ये तरीका है कैलकुलेटर में इसको टाइप करने का, इससे आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका आंसर आ रहा है आपका 1.64 ओम। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ईमानदारी से इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं था, सारे डेटा गिवन थे और आपको जो निकालना था वो आपके सामने था। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? a length of wire
हैज अ resistance of 4.5 ohm. Find the resistance of another wire of the same material 3 times as long and twice the क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। देखिए इसमें इन्होंने ये क्वेश्चन में कहा है लेंथ ऑफ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस गिवन है 4.5 ओम, ठीक है। इसके बाद आपको एक दूसरे वायर का रेजिस्टेंस बताना है जिसकी लंबाई अनदर मटेरियल, सेम मटेरियल का वायर है जिसमें सेम मटेरियल हैज 3 times एज लॉन्ग एंड ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब जितनी इस वायर की लंबाई है उसका 3 गुना लंबा है वो वायर, और जितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए उसका 2 गुना है ये। और इन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब क्या है, अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी यानी रो की वैल्यू सेम होगी। तो दोनों केस में रो कॉमन है, सीधी सी बात है। तो अगर पहले वाले वायर के लिए फॉर्मूला लिखा जाए तो होगा R1 इक्वल्स टू रो1 L1 अपॉन A1। सिमिलरली दूसरे वायर के लिए लिखा जाए तो R2 इक्वल्स टू रो2 L2 अपॉन A2। अब यहां पर देखिए सेम मटेरियल वर्ड इस्तेमाल किया गया है। सेम मटेरियल का मतलब क्या हो गया कि आपका रो1 और रो2 दोनों आपस में बराबर है, तो इनकी जगह रो लिखो, 1 2 लिखने की क्या जरूरत है, इसे पता तो चलेगा। और हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकाल के देखते हैं क्या होता है। हमें किसके बारे में पता करना है, दूसरे वाले वायर के बारे में पता करना है। तो ज़्यादातर अच्छा ये रहता है कि जिसको पता करना है उसको ऊपर रखना चाहिए। तो R2 हम ऊपर रखते हैं, इससे सॉल्व करने में आसानी होती है। बाकी कोई नियम नहीं है ये। R2 की वैल्यू रखते हैं पहले, R2 अपॉन R1 इक्वल टू R2 क्या है, रो L2 अपॉन A2। डिवाइड करते समय जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, डिवाइड करते समय जब लिखते हैं तो मल्टीप्लाई केस में वो रिवर्स हो जाती है, तो आप जानते ही हैं। इनटू इसमें क्या होगा, A1 से स्टार्ट होगा। हमने क्या कहा, मल्टीप्लाई करते समय वो रिवर्स हो जाती है, रो L1, रो कैंसिल आउट है, तो आपका आ गया R2 अपॉन R1 इक्वल टू L2 अपॉन L1 एंड A1 अपॉन A2। क्लियर है। हमें अब सारी चीज़ें पता हैं, हम बस वैल्यू रखते चले जाएंगे। R2 हमें निकालना है, R1 की वैल्यू हमें पता है 4.5 ओम होती है। R2 अपॉन 4.5 इक्वल टू L2, जो लेंथ है वो 3 टाइम्स होगी पहले वाले में। तो अगर L1 तुम्हारा L है तो L2 तुम्हारा 3L होगा। क्लियर। सिमिलरली क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 टाइम्स होगा, दुगना होगा पहले वाले के। तो अगर पहले वाला A है तो दूसरा वाला 2A होगा। अगर पहले वाला A है तो दूसरे वाला 2A होगा। सिंपल, इसको सॉल्व करो। 4.5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा R2 इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 3 इंटू 1/2। 3/2 मतलब 1.5। बताओ इसका आंसर कितना आएगा। 4.5 इंटू 1.5, 6.75 के अप्रॉक्स आना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका ये, फिर 6.75 के अप्रॉक्स ये तुम्हारा बनेगा। एक बार चेक कर लेना आंसर इसका, 6.75 ओम, क्योंकि 4.5 का 1.5 गुना कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 4.5 का 4.5 और 4.5 का आधा कितना हो गया,
2.25, तो 4.5 और 2.25 जोड़ दो तो 6.75। हाँ सही है, यही आंसर आएगा। क्लियर? क्लियर है ना? इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो इस तरह के, सबसे सिंपल बात है, क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं किया जाता। एक बात याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्वेश्चन में जो लिखा होता है उसको पढ़ा जाता है और उसको लिखते जाते हैं नीचे, वो अपने आप सॉल्व होता है। इसलिए खुद का दिमाग मत लगाओ, तुमको उसने क्वेश्चन में दिया ही है कि मैं जो स्टेप बोल रहा हूँ उस स्टेप को फॉलो करो और बस आंसर निकाल दो। कैलकुलेशन आनी चाहिए, और उसके लिए आजकल कैलकुलेटर अलाउ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, then आगे बढ़े। चलो क्लियर है। इस सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन 1 का 1 ही बना हुआ है। ऐसे ही टॉपिक छोटे छोटे होते जाएंगे, उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल भी होते जाएंगे। जिसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा करा दिया जाएगा, जिसमें कम की ज़रूरत होगी उस काम चलना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए। बाकी तो न्यूमेरिकल तो हर बुक में जगह भर है, करते रहो जितना करना है। क्या है अगला क्वेश्चन? 100 volt lamp has a hot resistance of 250 ohm. Find the current taken by the lamp and its power rating in watts. Calculate also the energy it will consume in 24 hours. It will consume in 24 hours. क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, क्या क्या है। एक लैंप है 100 वाट का, 100 वोल्ट का, हैज अ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 250 ओम। फाइंड द करंट टेकन बाय द लैंप एंड इट्स पावर रेटिंग इन वॉट्स। पावर रेटिंग वाट में होनी चाहिए। कैलकुलेट ऑल्सो द एनर्जी इट विल कंज्यूम इन 24 आवर। 24 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, हमारे पास दिया क्या क्या है पहले तो लिखते हैं। गिवन क्या क्या है, वोल्ट कितना है, 100 वोल्ट है। हैज अ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 250 ओम, आर दिया हुआ है 250 ओम का। फाइंड द करंट टेकन बाय द लैंप एंड इट्स पावर रेटिंग इन वॉट्स। करंट टेकन बाय द लैंप आई पूछा जा रहा है, पावर वाट में पूछी जा रही है। ठीक है, कैलकुलेट ऑल्सो द एनर्जी इट विल टेक इन 24 आवर, और एनर्जी पूछी जा रही है ई इन 24 आवर। इतनी चीजें पूछी जा रही है। वी और आर पता है। अच्छा, इस क्वेश्चन थोड़ा सा ओम्स लॉ पे आ गया है, हालांकि ओम्स लॉ अभी डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा जान लो। V=IR तो आप लोग जानते ही हो, ये ओम का नियम होता है। बाकी सारी चीजें सही है। V=IR है क्योंकि रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसमें डाला था इसको। इससे पहले हम लोग को R पता है, V पता है, I निकाल लेंगे। I क्या होगा, V/R। ये क्या होगा, V कितना है 100/R कितना है 250, 10/250, 250/0.4 के आसपास आएगा। I = 0.4 एम्पियर। ये गुणा करना अभी सीख जाओ, कोई बड़ी चीज नहीं है, आसान चीजें होती है। 0.4 एम्पियर, ठीक है ना। तो एक आंसर आ गया आपका पहला, क्लियर। P इक्वल क्या होता है, V/I। पावर क्या होता है, फॉर्मूला कल ही बताया था, पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, V है, I है। हालांकि कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, V²/R कर लीजिए, I²R कर लीजिए, तीनों से निकल आएगा, क्योंकि तीनों वैल्यू हमको पता है। V भी पता है, I भी पता है और R भी पता है, तो तीनों का यूज कर सकते हैं, किसी से निकालिए। हम फिलहाल यहाँ ये चूज कर रहे हैं।
V क्या है हमारा 100 वोल्ट, I क्या है 0.4, ये आ गया 40 वाट, पावर की रेटिंग वाट में, ठीक है ना, 40 वाट। P इज इक्वल्स टू 40 वाट। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बात आती है एनर्जी कंज्यूम इन 24 आवर। एनर्जी कंज्यूम इन 24 आवर, में एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी और वर्क डन सेम चीज होती है, E इक्वल टू P इंटू टी। P यानी पावर, T यानी टाइम, E इक्वल टू P इंटू टी। तो उसमें क्या करना है? टाइम आपको गिवन है 24 घंटा दिया हुआ है, P हमने अभी निकाला है 40 वाट, दूसरा आंसर। तो उसमें कुछ करना ही नहीं, फिर निकालो, सॉल्व करो, खत्म करो। P कितना है 40, 24 घंटे में कितना होगा? P इंटू टी, 24 घंटे में कितना निकल आएगा ये? 24 48 960 960। ठीक है, एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिए क्या आएगा। 960 एनर्जी की यूनिट क्या होती है? कार्य की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट क्या होती है? हालांकि यहां पर ना, हमने सबसे अच्छी बात, अगर आप यूनिट भी कंफ्यूज हो रहे, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए जूल सेकंड को ओम भी कहा जाता है, अगर आपको एट द टाइम ओम याद नहीं आ रहा है तो जो यूनिट आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करिएगा बस उसकी यूनिट लिख दीजिए वैसे के वैसे। अगर मल्टीप्लाई हो रही है दोनों की यूनिट मल्टीप्लाई करके लिख दो, अगर डिवाइड हो रही है तो डिवाइड करके लिख दो, जैसे लिखा है। यहाँ पे अगर यूनिट आपको नहीं याद आ रहा है, एक बात कह रहे हैं, तो P की यूनिट क्या होती है? वाट, और T की यूनिट क्या है? आवर, वाट आवर, ये है इसकी यूनिट 960 वाट आवर। अगर इसी को हमको सेकंड में चेंज करना होता तो हम इसको 24 के आगे 3600 से मल्टीप्लाई कर देते, 3600 से, तो इस सेकंड में आ जाता। अगर इसको मिनट में चेंज करना होता तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते। हमको वो आवर में ही रखना है तो हम कुछ नहीं रखेंगे। अब ये डिपेंड करता है आप किस में देना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इसने नहीं पूछा है आपसे कि आप इसको किस में दिखाइए, एनर्जी आपको किस फॉर्म में देनी है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए, उसमें से डेटा कलेक्ट कीजिए, उसके बाद क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है सब एक जगह लिख लीजिए, फिर अपने आप आपका दिमाग बताने लग जाए क्या करना है। और सबसे पहली चीज़, जब एक चैप्टर खत्म हो तो उसके सारे फॉर्मूले एक जगह कॉपी में नोट्स में लिख लीजिएगा, ये आपको करना है। ठीक है, सारे फॉर्मूले एक जगह नोट्स में आप लिख लेंगे आराम से, तो सब कुछ ध्यान में रहेगा आपको, और उसी सिलसिलेवार तरीके से लिखिएगा जिस सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाया गया है। रैंडम नहीं कि ओम का रेजिस्टेंस का यहाँ, इंडक्टेंस का वहाँ और किसी कहाँ, जिस तरीके से लिखवाया गया उसी तरीके से नोट्स में लास्ट में फॉर्मूले लिखिए और लास्ट में सारे फॉर्मूले एक बार देख डालिए। मैं गारंटी देता हूँ, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, अदरवाइज क्वेश्चन आपको कभी नहीं छूटेगा। बाकी आगे की वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।